सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप सभी का वेलकम है। हम अब तक बहुत सारे वीडियो आपको उनका अपलोड कर चुके हैं और उन वीडियोस का आपको लिंक शेयर कर चुके हैं। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है मांग का नियम। ठीक है, तो मांग के नियम में मैंने आपको क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले मैंने आपको मांग का अर्थ बताया था कि डिमांड क्या होती है। डिमांड का मतलब ये होता है कि जब कोई उपभोक्ता या व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा करता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन भी होते हैं तो उसे कहा जाएगा कि वह उस वस्तु की डिमांड कर रहा है। लेकिन अगर व्यापक रूप में मांग को कहा जाता है, मांग को परिभाषित करने की बात होती है, तो ये कहा जाएगा कि मांग को दर्शाने के लिए समय, भाव, स्थान, इन सभी का समावेश किया जाना चाहिए। तो ये सब हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने उसके अगले वीडियो में डिस्कस किया था कि मांग का नियम क्या होता है। किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने पर उस वस्तु की डिमांड घट जाएगी या किसी वस्तु की प्राइस डाउन होने पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर एक्स वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो एक्स वस्तु की डिमांड घटेगी, अगर एक्स वस्तु की प्राइस घटती है तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा और एक आम जीवन में घटित होने वाला ये नियम है। फिर हम बात ये कर रहे थे मांग के नियम की मान्यताएं। क्लियर? या जिनको यह भी कहा जाता है अन्य बातें स्थिर रहे। मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसे अन्य बातें स्थिर रहे के नाम से ही अपलोड किया। उसका जो टॉपिक का नेम है वो भी इसी नाम से डाला है। तो फिर हमने मांग के नियम की मान्यताओं की बात की कि वो कौन सी बातें हैं जिनके स्थिर रहने पर ही मांग का नियम लागू होगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है मांग फलन। बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है। मांग फलन क्या होता है, जिसे बोलते हैं, इंग्लिश भी साथ में आपको आनी चाहिए, इंग्लिश टर्म भी, डिमांड फंक्शन। ठीक है, देखिए फलन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाता है जिसमें लेफ्ट साइड वाला चर क्या होता है, आश्रित होता है, और राइट साइड वाला चर स्वतंत्र होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि स्वतंत्र आश्रित चर का क्या मतलब होता है कि एक चर के कारण दूसरे चर में परिवर्तन होता है। तो एक स्वतंत्र होगा, एक आश्रित होगा। स्वतंत्र में पहले परिवर्तन होता है, आश्रित में बाद में परिवर्तन होता है। तो अगर मान लीजिए x और y दो चर हैं जिसमें x आश्रित चर है और y स्वतंत्र चर है, तो इसे कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। जब दो चर x और y को फंक्शनल यानी फाल्निक, इसे फाल्निक या फंक्शनल भी बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशन के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं फलन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैंने क्या लिखा, दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाता है जिसमें लेफ्ट साइड वाला चर आश्रित होता है, ये लेफ्ट है, ये आश्रित चर है, राइट साइड वाला स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र है। इसका क्या मतलब है, इस जो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y का मतलब है कि जब y चर में परिवर्तन होगा तो x चर भी बदल जाएगा। क्लियर? क्या समझ में आया कि जब y चर में परिवर्तन होगा तो x चर भी बदल जाएगा। इसे फाल्निक संबंध के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम मांग फलन की बात करते हैं। ठीक है, मांग फलन एक्चुअल में मांग के नियम पर ही आधारित है। मांग का नियम क्या कहता है?
प्राइस में परिवर्तन होने पर मांग बदल जाएगी। तो प्राइस एक स्वतंत्र चर है जबकि डिमांड एक आश्रित चर है। अगर आपको ये कहा जाए कि प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता है, आप इसे फाल्निक संबंध द्वारा दर्शाइए, तो आप इजीली क्या लिखेंगे? डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी कि कीमत में बदलाव के कारण मांग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दो चर दिए जाएं जिसमें से एक आश्रित हो एक स्वतंत्र हो और आपको ये पता है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण आश्रित चर में परिवर्तन होगा, तो आप उसे इजीली फाल्निक संबंध के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे आश्रित चर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्वतंत्र चर। मेरे ख्याल से ऐसा आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब कुछ भी हो सकता है। अगर A के कारण B में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, B इज ए फंक्शन ऑफ A। अगर K के कारण M में परिवर्तन हो रहा है तो M इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K। सो इजी। इसी तरीके से हम मांग फलन को दर्शाते हैं, क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कीजिएगा आप कि मांग के परिवर्तन के कारण कीमत में परिवर्तन होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है, ये मांग का नियम है। और इस मांग के नियम को हम फंक्शनल रूप में ऐसे लिख सकते हैं, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, ये मांग फलन है। लेकिन हमने अभी कुछ चीजें और बताई, क्या कि कुछ बातों के स्थिर रहने पर ही मांग का नियम लागू होता है। तो अगर आप चाहें तो उन अन्य बातों को भी यहां पर दर्शा सकते हैं। कैसे? देखिए, मांग निर्भर करती है, एक्स वस्तु की मांग निर्भर करती है प्राइस ऑफ एक्स पर। एक्स वस्तु की मांग निर्भर करती है, वाई का मतलब आमदनी, उपभोक्ता की आमदनी पर। वाई वस्तु डिमांड है किसी वस्तु की, वो निर्भर करती है व्यक्ति के टेस्ट पर, प्रेफरेंस पर, उसकी पसंदगी पर। मांग निर्भर करती है रिलेटेड वस्तुओं की कीमतों पर, रिलेटेड वस्तुओं की प्राइस पर। मांग निर्भर करती है भविष्य के लिए जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर। तो हम मांग फलन को ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि मांग निर्भर करती है वस्तु की, एक्स वस्तु की मांग निर्भर करती है, एफ का मतलब मान लीजिए निर्भर करती है या फलन है या फाल्निक संबंध बात एक ही है। तो मांग निर्भर करती है एक्स वस्तु की प्राइस पे, मांग निर्भर करती है उपभोक्ता की आय पर, मांग निर्भर करती है उपभोक्ता के टेस्ट, पसंद, रुचि, अधिमान पर, मांग निर्भर करती है रिलेटेड वस्तुओं की प्राइस पर, मांग निर्भर करती है भविष्य की आशंकाओं पर, प्रत्याशाओं पर, या उनकी क्या विचार है भविष्य के प्रति। लेकिन मांग फलन में ई कांस्टेंट माना जाएगा, रिलेटेड वस्तुओं की प्राइस कांस्टेंट मानी जाएगी, कस्टमर या कंज्यूमर का टेस्ट कांस्टेंट माना जाएगा, कस्टमर की या कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट मानी जाएगी। तो इस प्रकार मांग का नियम जो फलन है वो इस प्रकार हम लॉन्ग रूप में शो कर सकते हैं कि मांग निर्भर करती है किसी वस्तु की, एक्स वस्तु की मांग निर्भर करती है एक्स वस्तु की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर, उपभोक्ता की रुचि पर, रिलेटेड वस्तुओं की प्राइस पर और भविष्य की आशंकाओं पर। लेकिन ये सभी टर्म्स कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ ऊपर लाइन खींचने का मतलब कांस्टेंट यानी स्थिर, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये मांग का फलन है। अब हम चर्चा करेंगे मांग के नियम में। मांग का जो नियम है उसे हम सारणी के द्वारा दर्शा सकते हैं, उसे ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। देखिए, अब मांग के नियम को हम सारणी के द्वारा दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है मांग सारणी। तो हम क्या टॉपिक लेंगे? आप मांग सारणी। या
मांग सारणी या डिमांड शेड्यूल। मांग सारणी क्या होती है? मांग सारणी एक टेबल है जो दिखाएगी मांग के नियम को। माना वस्तु X व X वस्तु की कीमतों यानी कि प्राइस ऑफ X निम्न है। हम एक सारणी बनाते हैं, उसमें मांग का नियम दर्शाएंगे। केवल दो लाइनें बनेंगी और वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम लेते हैं वस्तु X की मांग। आई थिंक पहले प्राइस को ले लेना चाहिए। वस्तु X की कीमत, जिसे बोलेंगे प्राइस ऑफ X। यहाँ लेंगे वस्तु X की मांग, यहाँ हम लेंगे डिमांड ऑफ X। एक लाइन खींचेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन करेंगे और वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग भी बदल जाएगी। उसे हम यहाँ पर दर्शाएंगे। कैसे? हम वस्तु की अलग अलग कीमत लेते हैं। आपकी इच्छा है, बस आपको दिमाग में ये याद रखना है कि वस्तु की कीमत बदलेगी तो मांग भी बदलेगी, लेकिन उल्टे तरीके से। अगर आप वस्तु की कीमत को बढ़ते हुए दर्शा रहे हो तो आपको मांग को घटते हुए दर्शाना पड़ेगा, और अगर वस्तु की कीमत को आप घटते हुए दर्शा रहे हो तो मांग को बढ़ते हुए दर्शाना पड़ेगा। यह आप पे निर्भर है कि सारणी बनाते वक्त आप क्या कर रहे हो। मैं पहले यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए वस्तु की कीमत 50, 40, 30, 20, 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मांग सारणी बनाने के लिए वस्तु की कीमतों को घटता हुआ दर्शाया है। तो मांग को हम क्या बढ़ता हुआ दर्शाएंगे, उल्टा दर्शाएंगे। तो वस्तु की मांग हम ले लेते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500। ये मांग सारणी है। मांग सारणी का मतलब वह सारणी जो मांग के नियम को अंकों के द्वारा दर्शाती है। ये अंक है। अब मांग का नियम शो हो रहा है यहाँ पे। मांग का नियम क्या होता है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच के उल्टे संबंध को दर्शाता है। यहाँ हमने वस्तु की कीमत, यहाँ हमने वस्तु की मांग ले ली है और वस्तु की कीमत को घटते हुए दर्शाए। वस्तु की कीमत 50 है तो वस्तु की मांग 100 इकाइयाँ हैं। वस्तु की कीमत घट के 40 हो जाती है तो कीमत घटने से वस्तु की मांग बढ़कर 100 से 200 हो गई है। वस्तु की कीमत घट के 40 से 30 हो गई है तो वस्तु की मांग बढ़कर 200 से 300 हो गई है। वस्तु की कीमत घटकर 30 से 20 हो गई है तो वस्तु की मांग बढ़कर 300 से 400 हो गई है। इसी प्रकार और भी कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हमने बताया है कि एक मांग सारणी है जो ये शो कर रही है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत गिरती जाती है वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। आपकी इच्छा है, आप कीमतों को घटते हुए नहीं दर्शाना चाहते हो, बढ़ते हुए दर्शाना चाहते हो, तो आप बढ़ते हुए भी दर्शा दो। जब आप कीमतों को बढ़ते हुए दर्शाओगे तो वस्तु की मांग को घटते हुए दर्शा देंगे। मान लीजिए मैं वस्तु की कीमत को 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 दर्शाते हैं हम यहाँ पे। तो मांग को 80 घटाने, आप किस क्रम से घटाना चाहते हो वो भी आपकी इच्छा है। 80, 70, 60 एंड 50। यहाँ क्या शो हो रहा है? यहाँ ये शो हो रहा है जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है वस्तु की डिमांड घटती जा रही है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप सारणी को कैसा बनाना चाहते हो। सिर्फ सारणी में मांग का नियम शो होना चाहिए कि कीमतों के परिवर्तन के कारण मांग में उल्टा परिवर्तन हो रहा है। तो ये मांग सारणी है। अब हम मांग सारणी के आधार पर क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ होगा वो कहलाएगा मांग वक्र, डिमांड कर्व। देखिए, अब हम एक सारणी बनाते हैं, चाहे तो हम घटते वाली बना ले चाहे बढ़ते वाली बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बनाते हैं? प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स, 50, 40, 30, 20 एंड 10। तो यहाँ बढ़ते हुए दिखाते। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मांग सारणी आपने एक बार जो देख ली वही बनेगी, कैसी भी किन्हीं भी अंकों के साथ बना सकते हो।
जो इजी रहे उनके साथ। तो यहाँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे किसी x वस्तु की, किसी वस्तु नहीं, यहाँ पर x हमने नाम लिख दिया है, जैसे जैसे x वस्तु की प्राइसेस डाउन हो रही है, x वस्तु की डिमांड बढ़ रही है। अब हम मांग वक्र बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। वक्र हमेशा एक पैनल में बनता है, तो यहाँ हम एक पैनल खींचेंगे, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु जिसका नाम रख दिया O, ये मूल बिंदु है, इसका नाम O है। मूल बिंदु से क्षैतिज की ओर जाने वाली लाइन x अक्ष कहलाती है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाने वाली लाइन y अक्ष कहलाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात व्यष्टि अर्थशास्त्र की, कि मैंने आपको हमेशा बताया है, पहले जो क्लासेस पढ़ाई है उनमें भी हमेशा ये बताया, x अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र चर और y अक्ष पर हमेशा आश्रित चर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर क्या है? प्राइस है, और आश्रित चर क्या है? डिमांड है, ठीक है। नियम तो ये कहता है, लेकिन बच्चों मांग के नियम में और पूर्ति के नियम में हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। याद रख लो, हमेशा के लिए गड़बड़ यही होती है। सिर्फ मांग और पूर्ति के नियम में ये नियम फॉलो नहीं होता है, बल्कि उल्टा हो जाता है। स्वतंत्र चर आएगा यहाँ पे और आश्रित चर आएगा यहाँ पे। इस सारणी में स्वतंत्र और आश्रित चर कौन से हैं? स्वतंत्र जिसके कारण परिवर्तन होता है, प्राइस के कारण परिवर्तन होता है, तो कीमत तो हम लेंगे यहाँ, और जिसमें परिवर्तन होता है यानी कि मांग, उसे हम लेंगे यहाँ। क्लियर? सिर्फ मांग और पूर्ति के नियम में ये रूल फॉलो नहीं होगा, बाकी सभी ग्राफ में ये रूल फॉलो होगा। अब आपको क्या करना है, आपके सामने अंक दिए गए हैं, इस लाइन को और इस लाइन को इन अंकों में हम बांट लेंगे। देखिए ग्राफ पे, मांग, डिमांड को हमने x अक्ष पे लेना है, तो हमने इन अंकों को बांट लिया है। ये दूरी 10, 20, 30, 40, 50 बांट ली है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने प्राइस को भी 10, 20, 30, 40, 50 बांट लिया है, क्योंकि प्राइस 10 से 50 के बीच में, डिमांड 10 से 50 के बीच में। अगर ये 100 से 500 में होती तो आप इतनी दूरी को 100 मान सकते थे, ठीक है। वो उसी हिसाब से आप पैनल डिसाइड कर लेते। अब देखिए, अब हम इस सारणी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सारणी कहती है, जब वस्तु की कीमत 50 रुपए है तो डिमांड कितनी है? 10 इकाइयां। तो वस्तु की कीमत 50 कहाँ है? यहाँ, और डिमांड है 10, वो कहाँ है? यहाँ। तो हम 50 और 10 के पॉइंट को जोड़ लेंगे, तो हमें एक पॉइंट मिलता है यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट जिसका नाम हम ए रख देते हैं, वो किसको दर्शा रहा है? वो इस संयोग को दर्शा रहा है कि प्राइस है 50 और डिमांड है 10। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, जब प्राइस घटकर 40 हो जाती है तो डिमांड बढ़कर 20 हो जाती है। प्राइस घटकर 50 से 40 हो जाती है तो डिमांड बढ़कर 10 से 20 हो जाती है। तो अब हम 40 और 20 के पॉइंट को लेंगे, जो ये है, इसका नाम रख देते हैं हम पॉइंट बी, जो क्या दर्शा रहा है कि जब प्राइस 40 है तो डिमांड 20 है। नेक्स्ट, अगर प्राइसेस घटकर 40 से 30 हो जाते हैं तो डिमांड बढ़कर 20 से 30 हो जाती है। जब प्राइसेस घटकर 40 से 30 हो जाते हैं तो डिमांड बढ़कर 20 से 30 हो जाती है। तो अब हम इस पॉइंट को भी निकाल लेंगे, जो लगभग यहाँ आएगा। इसका नाम रख देते सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या दर्शाता है कि प्राइसेस आर 30 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 30, ठीक है। अब हम आते हैं
प्राइस और डाउन होकर 30 to 20 हो रहा है, तो प्राइस और घटकर 30 to 20 हो रहा है, तो ये 20 का पॉइंट हो गया। और डिमांड 30 to 40 हो रही है, तो डिमांड 30 to 40 हो रही है, ये पॉइंट हो गया। अब हम इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, तो ये जो पॉइंट मिला इसका नाम हम रख देते हैं डी पॉइंट। डी पॉइंट किसको शो कर रहा है? डी पॉइंट शो कर रहा है इस वाले संयोग को। नाउ लास्ट, जब प्राइस घटकर 20 to 10 हो जाती है, 20 to 10 हो जाती है, तो जो डिमांड है वो बढ़कर 40 to 50 हो जाती है। तो अब 40 to 50 हो गई। अब हम इस पॉइंट को भी ग्राफ पर ले लेंगे। इसका नाम रख देते पॉइंट ई। क्लियर? ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, ये सी पर है, ये डी पर है और ये ई पे है। ठीक है, तो मांग सारणी तो अंकों के द्वारा मांग के नियम को दर्शा रही है कि प्राइसेस डाउन होने पर डिमांड अप हो रही है, डिमांड राइज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। यही बात, यही नियम हमें इस मांग वक्र के द्वारा भी दर्शाएगा जो अभी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। देखिए, जब हम ए बी सी डी ई पॉइंट्स को मिला देते हैं, ए से शुरू करेंगे, ए बी सी डी ई, तो एक जो ये जो हरा वाला जो ग्राफ निकल के आया है, ये है मांग वक्र। जो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइसेस डाउन होती जा रही है, डिमांड अप होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। प्राइसेस डाउन हो रही है, डिमांड अप हो रही है, दोनों के बीच रिलेशन ऋणात्मक है। और अगर मैंने आपको पहले बताया था, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो मांग वक्र है इसका ढाल भी नीचे की तरफ गिरता हुआ, यानी कि ये ऋणात्मक संबंध को दर्शा रहा है। तो क्या बातें निकल के आई कि मांग वक्र क्या होता है? जो मांग और कीमत के बीच के ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है वो मांग वक्र होता है। मांग सारणी क्या होती है? जो कीमत और मांग के उल्टे संबंध को, विपरीत संबंध को दर्शाती है, वो मांग सारणी होती है। मांग का नियम मांग सारणी से भी हम दर्शा सकते हैं, मांग वक्र से भी दर्शा सकते हैं। मांग वक्र बनाने के लिए मांग सारणी के दिए अंकों को हम ग्राफ पर दर्शा के उससे मांग वक्र बना सकते हैं। ये तो है प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्ट में मांग वक्र को बनाना सीखते हैं। लेकिन जब आप इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारणी से मांग वक्र बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फ्री हैंड ग्राफ बना सकते हैं। फ्री हैंड का मतलब ये कि आपको कहा जाए कि मांग वक्र बनाइए, तो आप क्या करेंगे? फटाफट एक पैनल बनाएंगे, यहाँ मांग लिखेंगे, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ आप कीमत लिखेंगे। और आपको पता है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, तो आप ऋणात्मक ढाल वाला एक ग्राफ बना देंगे। इसका नाम रख देंगे डी या कुछ भी, दैट इज डिमांड ग्राफ। क्या शो कर रहा है? यहाँ पर 2 पॉइंट उठा लेंगे, एक का नाम ए रख देंगे, एक का नाम बी रख देंगे। इन पॉइंट्स को आप अक्षों से जोड़ देंगे और क्या कहेंगे? प्राइस 1, प्राइस 2, डिमांड 1, डिमांड 2। आप क्या कहेंगे? जब प्राइस P1 है तो डिमांड D1 है। जब प्राइस घटकर P1 से OP2 हो गई है तो डिमांड बढ़कर OD1 से OD2 हो गई है। आप बिना अंकों के ग्राफ बनाते तो इसे फ्री हैंड ग्राफ बनाना बोलते हैं। और आप अपनी आगे वाली क्लासों में ज़्यादातर ग्राफ फ्री हैंड से बनाएंगे, ग्राफ से नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मांग वक्र का टॉपिक है जो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।